My name is Dr. Rishi Shah, and today I will discuss about reinforcement testing. पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल की आवश्यकता क्यों है शिक्षण अधिगम में और पुनर्बलन कौशल का अस्तित्व क्या है? पुनर्बलन कौशल को समझने और समझाने से पहले, इस पर बातचीत करने से पहले मैं शिक्षण और अधिगम को आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को आप पहले से समझते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या है टीचिंग और लर्निंग। क्या है टीचिंग और लर्निंग? जैसे कि हम सब जानते हैं, टीचिंग एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। टीचिंग एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। दिस इज ट्राइपोलर प्रोसेस। इट हैज, यहां पर टीचर, स्टूडेंट्स और कंटेंट, अर्थात पाठ्य वस्तु पर शिक्षक और छात्र के बीच की जो अंतःक्रिया होगी वह शिक्षण कहलाएगी। अंतःक्रिया का मतलब, अंतःक्रिया कंटेंट के बेस पर होगी। कंटेंट शिक्षण प्रक्रिया में होगा ही होगा। वो किताबी कंटेंट हो सकता है, वो वातावरण से संबंधित कंटेंट हो सकता है, वो हाइपोथेटिकल कंटेंट हो सकता है, वो वैचारिक कंटेंट हो सकता है। लेकिन जैसे ही शिक्षक और छात्र एक कंटेंट को समझने के लिए, एक कंटेंट पर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बातचीत करेंगे, सम्मिलित होंगे, इंटरेक्शन करेंगे, वो प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया है। अब देखिए, ये बात आप पहले से जानते हैं। इस शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने के पश्चात छात्रों के, कक्षा के या बालक के व्यवहार में एक परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कि यदि आप रोज साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और एक हफ्ते आप एक दिन में पहने जाने वाले कपड़ों को रिपीट करें, तो आपको दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। खासकर गर्मियों के दिनों में यदि आप आज के पहने हुए कपड़ों को कल पहनते हैं, तो आपको उन कपड़ों में अनहाइजीनिक लगेगा। आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। आपको, इसको हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि दुर्गंध महसूस हो सकती है। लेकिन यदि आप रोज साफ सुथरे कपड़े और वॉश किए हुए कपड़े अगर पहनते हैं, तो आपको दुर्गंध महसूस नहीं होगी। आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये मैंने एक व्यवहारिक उदाहरण आपको दिया। इस व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि एक प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं और एक निश्चित क्रम के बाद उस प्रक्रिया पर यदि अपने आप को देखते हैं, तो हमारे पहले दिन का व्यवहार, यानी पहली स्थिति का जो व्यवहार है हमारा, उस स्थिति के व्यवहार में और कुछ समय के बाद के व्यवहार में ऑब्वियसली परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षक और छात्र के बीच यदि मैं आज आपको शिक्षा की परिभाषाएं कुछ बता दूं और उन परिभाषाओं के माध्यम से आपसे कुछ प्रश्न कर लूं, ये प्रक्रिया अगर एक हफ्ते तक चलती रहे, तो एक हफ्ते बाद उसी शिक्षा पर मैं कुछ परिभाषाएं यदि आपसे पूछना चाहूं, तो आप मुझे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, बहुत त्वरित गति से बता सकते हैं। पहले दिन जब मैंने शिक्षा की परिभाषा आपसे पूछी थी, तो आपने सोच समझ करके बताने की कोशिश की। कई बार कई कक्षा में कई छात्रों ने बताने का प्रयास नहीं किया, नहीं वो सही बता पाए। लेकिन एक हफ्ते बाद ये सब समझाने के बाद, अंतःक्रिया के बाद, मेरे और आपके बीच की अंतःक्रिया के बाद, शिक्षा की परिभाषाएं विभिन्न फिलोसफर्स की हमने यहाँ पर डिस्कस की, एक दूसरे से शेयर किया, एक दूसरे से वार्तालाप किया, एक दूसरे के व्यूज जाने। इस प्रकार से एक हफ्ते बाद अब हम सब इस स्थिति में है कि जिससे भी शिक्षा की परिभाषा पूछी जाए वो स्पष्ट रूप से बता सकता है। अतः जो पहले मंडे का जो व्यवहार था, जो व्यवहार स्पष्ट था शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में, वो अब अगले मंडे को जब हमने पूछा, अगले सोमवार को जब आपसे पूछा गया, तो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक बालक, प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा की परिभाषा को देने के लिए बिल्कुल तैयार। ये व्यवहार में परिवर्तन माना जाएगा। व्यवहार में सामान्यतः परिवर्तन की बात हम कई बार, एक आम जनमानस में धारणा है कि एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे के प्रति जो भी भाव हम रखते हैं उसे सामान्यतः व्यवहार कहा जाता है। लेकिन यदि आप शिक्षक प्रशिक्षणार्थी हैं, यदि आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, यदि आप
अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो व्यवहार में परिवर्तन का सीधा अर्थ है कि व्यक्ति की जो पूर्व स्थिति है उस पूर्व स्थिति के पश्चात आने वाली जो कुछ समय के बाद की जो स्थितियां होंगी उनमें बदलाव होगा, तो ये व्यवहार में परिवर्तन कहलाया जाएगा। यदि आप किसी कंटेंट पर शिक्षक और छात्र के बीच नियमित रूप से क्रिया होती है तो ये इंटरेक्शन जो है बेटर आउटपुट देता है, ये आउटपुट व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ये प्रक्रिया व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाएगी, शिक्षा की प्रक्रिया कहलाएगी। और जो नया व्यवहार तैयार हुआ है उस नए व्यवहार को हम अधिगम के रूप में जानते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। लर्निंग का मतलब क्या हुआ? सीखना। क्या हुआ भाई? लर्निंग का मतलब हुआ सीखना। ये हुआ अधिगम। इसको हम एक शिक्षा के टर्म में अगर मैं इसको कहूं तो ये क्या कहलाएगा? अधिगम। ये टर्म अधिगम कहलाएगा। और ये टर्म जब अधिगम कहलाता है तो इसे हम दूसरे रूप में सीखना भी कहते हैं। या इसको थोड़ा दूसरे रूप में समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को हमने कहा कि आपको 3 परिभाषाएं शिक्षा की रखनी है और सॉरी पढ़नी है, याद करनी है। एक बच्चा है जो रट करके परिभाषाओं को याद करने की कोशिश करता है। एक बच्चा कई बार पढ़ने के बाद, कई बार रटने के बाद परिभाषाओं को याद नहीं कर पाता है। वो लिख करके परिभाषाओं को क्या करता है? याद करता है। 3 दिन बाद दोनों से पूछा गया, एक ने रट करके परिभाषाएं याद की, एक ने लिख करके परिभाषाएं याद की। जब दोनों से परिभाषाएं पूछी गई तो दोनों ने परिभाषाएं बताई। अब देखिए, बताई तो दोनों ने बिल्कुल ठीक, पर हमने दोनों को बोर्ड पर बुलाया और कहा कि बताओ जो एक परिभाषा तुम्हें अच्छी तरह से याद है उस परिभाषा को बोर्ड पर लिखो। तो छात्र ने क्या किया? उस परिभाषा को बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया। जब उसने बोर्ड पर लिखा तो एक ने सही लिखा और एक ने बोला तो सही था लेकिन सही नहीं। अब जिसने सही लिखा उससे ये पूछा गया कि आप बताइए आपने कैसे परिभाषा को याद किया है? उसने कहा कि मैंने रेगुलर लिख करके परिभाषा को याद किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि व्यवहार में परिवर्तन किसका ज्यादा हुआ? जिसने परिभाषा को सही बताया। सही कैसे हुआ? यानी अधिगम ज्यादा हुआ। अधिगम ज्यादा कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने लिख करके परिभाषा को याद किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस से अध्ययन और अध्यापन में प्रैक्टिस से हम अधिक से अधिक अधिगम कर सकते हैं। पावलोव को आपने सुना होगा। पावलोव ने बहुत सारे प्रैक्टिकल, एक मनोवैज्ञानिक थे, बहुत सारे प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया? शिक्षा शास्त्र में किए। विभिन्न जानवरों पर उन्होंने जो है प्रयोग किए और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे सामने रखे। उन्हीं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में से 1903 में पावलोव ने क्या किया कि एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया और उस मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पावलोव उन्होंने ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि कुछ ऐसी क्रियाएं की जाएं, छात्र और शिक्षक के बीच कुछ ऐसी क्रियाएं हों, कुछ ऐसी बातचीत हो जिसके माध्यम से सभी छात्र पहली बात तो पूर्ण रूप से कंटेंट पर फोकस हो जाए और दूसरा, यदि वो पूर्ण रूप से फोकस है तो जो जिस रूप में फोकस है उस रूप में उसको पारितोषिक दिया जाए। उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके फोकस रहने की स्थिति को, उसके लगातार कंटेंट पर ध्यान रखने की स्थिति को या फिर ध्यान नहीं रखने की स्थिति को, कंटेंट से दूर जाने की स्थिति को, या फिर जो प्रक्रिया छात्र और शिक्षक के बीच कंटेंट के बेस पर विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से संपादित हो रही है जिसमें कि बोर्ड भी है, यदि इस पर वो फोकस नहीं है तो किस तरह से उसको रेस्पॉन्स किया जाए, कक्षा में उससे किस प्रकार से बातचीत की जाए। 2 तरह से हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं। यदि कक्षागत व्यवहार किसी छात्र का बहुत फोकस्ड है, वो अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो उसके साथ दूसरे व्यवहार किया जाएगा।
और एक विद्यार्थी है जो अधिगम की प्रक्रिया में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर रहा है, वो या तो पीछे सो रहा है, या तो पीछे खटखट कर रहा है, या तो फिर मोबाइल को देख रहा है। ऐसी स्थिति में उस बच्चे के लिए क्या कहा जाएगा? क्योंकि शिक्षक का जो कर्तव्य है और कक्षा का जो मतलब है पूर्ण रूप से छात्र और शिक्षक के बीच का इंटरेक्शन, और जब छात्र और शिक्षक के बीच का इंटरेक्शन पूर्ण रूप से होगा तो जिस उद्देश्य के लिए कक्षा का आयोजन किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण प्रक्रिया का आयोजन किया गया है, वहां पर हमारे पास रिजल्ट्स बेहतर होंगे। बच्चों के व्यवहार में जिसे कहते हैं उचित परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन बच्चों का होगा और इस तरह से हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो ये बात 90 मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सिद्धांत है P R, ठीक है, F R। P फॉर प्लानिंग, प्लान करना, पार्टियों का प्लान, डिसाइड करना हम क्या करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज R, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट। थर्ड, फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट, री प्लान। अब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। प्लानिंग आपने तय किया, मैंने तय किया कि मैं ये सब करने वाला हूं जो मैं आप देख रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो चीजें हो रही है, जो आप और मेरे बीच जो बात होगी, वहां मेरी अच्छाइयों को आप स्वीकार करेंगे, मेरे समझाने के तरीके को आप ऐसे करके स्वीकार करेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा आप ऐसे ऐसे करेंगे। आप अच्छे से समझ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसे क्या करेंगे? डेफिनेटली यदि आप उसका जवाब सही देंगे तो मैं कहूंगा वेरी गुड। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तय करती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंटेंट पर फोकस रखा जाए। यदि वो फोकस नहीं रख रहे हैं तो उन्हें उनकी उन स्थितियों से दूर किया जाए जिसके कारण वो फोकस नहीं रख पा रहे हैं। वो स्थिति आपका फोन है, हमने कहा नहीं मोबाइल कोई नहीं चलाएगा। वो स्थिति गर्मी हो सकती है, हमने कहा भाई ऐसे क्यों बैठे हो, पंखा चलाओ। अब आपको कह रहना है, फोकस रहना है। किस पर फोकस रहना है? कंटेंट पर फोकस रहना। तो यहां पर जब आप कंटेंट पर फोकस रहेंगे तो हम क्या करेंगे? आपको बोलेंगे बहुत अच्छा, आपको कहेंगे नहीं आप फोकस नहीं है, सही बैठिए, ध्यान दीजिए। कई तरीके से रिस्पॉन्स हम लोग कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सेस रेनफोर्समेंट के रूप में आपके पास होंगे। उसके बाद आपके द्वारा की गई जो भी क्रियाएं हैं उस पर आपको फीडबैक दिया जाएगा और फीडबैक के बाद फिर आपको बोला जाएगा या हमको फीडबैक मिलेगा कि कहां पर हमने जो है सही तरीके से करना है, कहां पर हमने बच्चों को अपने पर कंटेंट पर फोकस करने के लिए काम करना है, किस तरह से व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए हमें रिप्लान करना पड़ेगा, अपनी वाणी और अभिव्यक्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। खूब सारा पंखा या ये कहें कि कमरे के वातावरण को हवादार किया जा सकता है। जो बच्चा सो रहा है उससे बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको फोकस रखने के लिए। इस तरह का रिप्लानिंग हमको करनी पड़ेगी अपनी स्टडी। तो एक प्रकार से पुनर्बलन कौशल जो कि शिक्षण प्रक्रिया का शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण एक प्रकार का हथियार है, जो कि बिल्कुल जिसका जीरो डेफिशिएंसी है। यदि पुनर्बलन कौशल का प्रयोग शिक्षक अच्छे से करता है तो छात्र निश्चित ही लाभान्वित होते हैं। तो पुनर्बलन कौशल एक प्रकार का शिक्षक का वो कौशल है जिसके माध्यम से वह सभी छात्रों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पर फोकस रखता है
सभी छात्रों को प्रतिभाग करने के लिए उत्साहित करता है, सभी छात्रों की हतोत्साहित करने वाली यानी कंटेंट पर फोकस न रहने वाली जो क्रियाएं हैं उनको फीडबैक के माध्यम से क्या करता है, दूर करता है। तो रेनफोर्समेंट कौशल का क्या मतलब हुआ, वो कौशल, शिक्षण का वो कौशल, अध्यापक के पास शिक्षण का वो कौशल जो शिक्षण निगम प्रक्रिया में सारी कक्षा को, सभी छात्रों को पूर्ण रूप से कंटेंट पर फोकस रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और केवल फोकस रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि क्रियाशील रहते हुए फोकस रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि और इसके अलावा यदि उसके फोकस रहने की, यदि सभी बच्चों के, यदि कक्षा के अलग अलग छात्रों की अलग अलग स्थितियां फोकस रहने की है, उनकी उपस्थिति, उनके रेस्पॉन्सेस अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऐसी स्थिति में छात्र और शिक्षक इस कौशल के माध्यम से हर एक छात्र को अलग अलग रेनफोर्समेंट दे सकता है। यदि कोई बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, नो आप ऐसा नहीं करेंगे, सामने देखिए। कोई बच्चा बहुत अधिक ध्यान दे रहा है, अधिक क्रियाशील है, शिक्षण निगम प्रक्रिया में सहयोगी है, वेरी गुड, शाबाश, और अच्छे से इसको बोलिए। कभी हम बोल करके बात करेंगे छात्रों के रेस्पॉन्सेस, छात्र गलती कर रहे हैं, हमने कहा नो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, छात्र अच्छा कर रहा है, हमने कहा वेरी गुड, शाबाश, इसको और अच्छा करिए। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार हम बोल करके बात करें, जरूरी नहीं है कि शिक्षक हर बार बोल करके बात करें। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही कोई पीछे से मोबाइल देख रहा है, मैं कई बार ऐसा करता हूं, तो या तो मैं उसी को फोकस करूंगा जो मोबाइल देख रहा है, ऐसे वो समझ जाता है कि मुझे ही तो देखा जा रहा है, या फिर थोड़ा सा बड़ी आंखें करके आप, या ऐसे करके, ऐसे करके, या फिर ऐसे करके, मुस्कुराने के साथ, ये तो हम दोनों बार करते हैं, लेकिन ये जो इशारे हैं गुड वाले इशारे, ये जो इशारे हैं, ये इशारे क्या हैं, नकारात्मक, नेगेटिव पुनर्वलन, नेगेटिव पुनर्वलन, धनात्मक पुनर्वलन, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, शांत सोता की तरह सही बैठो, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, गुड, शाबाश, और अच्छा करिए, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन। इसके अलावा भी पुनर्वलन की प्रस्तुतियां हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो आज हमने पुनर्वलन कौशल पर बात की, हमने शिक्षण निगम प्रक्रिया से शुरू किया, हमने शिक्षक की प्लानिंग, उसके रेनफोर्समेंट, उसके फीडबैक और उसके रिप्लान तक की स्थितियों तक हम गए। उसके पश्चात हमने ये जानने का प्रयास किया कि इन सारी परिस्थितियों में, सीखने की इन सारी परिस्थितियों में, जो खासकर शिक्षण निगम और छात्र और शिक्षक तथा कंटेंट के साथ संपादित हो रही हैं, यहाँ एक फैक्टर काम कर रहा है, और वो फैक्टर 1903 में पावलो जो एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में एक टर्म हमको दिया, रेनफोर्समेंट। उसको रीइंफोर्समेंट भी कह सकते हैं, री-इन्फोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। मैं जब रीइंफोर्समेंट लिखता हूं तो ई और आई के जो पॉइंट्स होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, इसको देखना है, आपने आप देखते रहिएगा। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे होते हैं, जैसे कई बार हम स्टेशन में लिखते हैं तो स्टेशन में 100 की क्रियाएं क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। ये आइंस्टीन के साथ भी होता था और एक कक्षा 8वीं पास व्यक्ति के साथ भी होता है, ठीक है। तो शिक्षण निगम प्रक्रिया यही शिक्षण निगम प्रक्रिया है जिसमें कुछ चीजें रिपीट होती हैं, कुछ चीजें बदलती रहती हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि पावलो के पुनर्वलन कौशल जो टर्म उन्होंने हमको दिया, वो शिक्षण निगम प्रक्रिया को कक्षा में छात्रों के उस उत्साह को बढ़ाएगा जिसके माध्यम से छात्र क्या करेंगे, जो शिक्षक पढ़ा रहा है उस पर फोकस करेंगे, राइट। यदि कक्षा में आप हैं, कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसको बहुत अच्छा जरूर बोलेंगे। यदि कक्षा में कोई बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको आप
हतोत्साहित तो नहीं करेंगे, लेकिन उसकी उस क्रिया को हतोत्साहित करेंगे जिसके कारण वो फोकस नहीं है, जिसके कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम घर पर खुद सोया करिए, जब यहाँ आ जाओगे तो आप कक्षा में नहीं सोओगे, इसलिए आपका ध्यान कहाँ रहेगा, यहाँ। तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई घर में सारे फोन वाले काम कर लिया करो, यहाँ आते हो तो सेल फोन क्या करो, बंद करो, जिससे कि आप कक्षा में, यही दूसरी कंडीशन हो जाती है। यहाँ आकर के आप कह सकते हैं कि यस चलिए नेट पे सर्च करिए। इसका क्या मतलब है, तकनीकी युग में, नॉलेज शेयरिंग एरा में हम बोल सकते हैं आपको कि देखिए चलिए गूगल पे देखिए इसका क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है। तो आप क्या करेंगे, उस शब्द के मतलब को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोनों परिस्थितियों में हम आपके व्यवहार को रेनफोर्समेंट करेंगे या फिर हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित करना भी रेनफोर्समेंट की का एक पार्ट है, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा, और जहां हम आपको कहेंगे वेरी गुड ऐसा करिए, वो क्या होगा, धनात्मक रेनफोर्समेंट। चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट जब वीडियो आपके सामने होगा तो उसमें हम रेनफोर्समेंट के जो प्रकार हैं, 3 और प्रकार रेनफोर्समेंट के हैं, जिसको कि हम बताएंगे। केवल हम वेरी गुड, नो अच्छा नहीं, या ऐसा ही नहीं बोलेंगे। इसके अलावा क्या क्या स्थितियां होती हैं, जब आप कोई अच्छी बात करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। जब कोई आप उत्तर कक्षा में देते हैं किसी प्रश्न का, तो उस प्रश्न के उत्तर को भी हम कहाँ लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। या जब आप कोई उत्तर सही नहीं देते हैं कक्षा में, तो उसका सही स्वरूप हम कहाँ रखते हैं, कहाँ करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। तो ये भी परिस्थितियां हैं, अर्थात आपकी जो अनुक्रियाएं हैं, 2-3 प्रकार की अनुक्रियाएं आपकी होती हैं, उन 2-3 प्रकार की अनुक्रियाओं को यदि हम बेहतर करना चाहें, और बेहतर करने के माध्यम से यदि हम आपके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहें, आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। व्यवहार में परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने सीखना है, ज्यादा सीखना, ठीक है। तो यदि व्यवहार में परिवर्तन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, पुनर्गलन कौशल के उन 3 घटकों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। 4 घटकों पर मैंने बात की, 3 घटकों पर भी बात करेंगे, और इस तरह से हम पुनर्गलन कौशल को समझेंगे, ठीक है। फिलहाल पुनर्गलन कौशल का अभी आधा ही पार्ट आपके सामने हुआ है। जैसे ही दूसरा वीडियो आपके सामने आएगा, दूसरे वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कौन से हुए 3 और घटक हैं जिनके माध्यम से हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कक्षा में अधिगम पर फोकस रहने के लिए बात कर सकते हैं, कंटेंट पर फोकस रहने के लिए बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, जिससे कि आपको क्या हो जाए, आपको जब आप फिजिकली अध्ययन अध्यापन करें तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है।